दोस्तों, आज हम आपको हाल ही में रिलीज हुई शानदार फिल्म दी बकिंघम मर्डर्स की कहानी बताने जा रहे हैं, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जैस नाम की एक महिला को कोर्ट में देखते हैं, जो गहरे दुख में डूबी हुई है। पिछली रात जैस अपने बेटे रघु के साथ एक पार्टी में गई थी, जहाँ शिवा नाम का एक साइको किलर भी मौजूद था। उसी पार्टी में शिवा ने अचानक अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक गोली जाकर रघु को लग गई। जैस के सामने ही उसके बेटे की मौत हो गई, जिससे उसका दिल टूट गया। लेकिन जैस एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत शिवा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। अगले दिन पुलिस शिवा को कोर्ट में गवाही देने के लिए लेकर आती है। वहाँ शिवा अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और दुनिया में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। इस वजह से उसने ठान लिया कि वह समाज से बदला लेकर रहेगा। उसने कई लोगों की जान ली थी, इसलिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। जब पुलिस अधिकारी उसे जेल ले जाने लगते हैं तो जैस का गुस्सा फूट पड़ता है और वह शिवा को जान से मारने की कोशिश करती है। सभी अधिकारी मिलकर उसे रोकते हैं। इसके बाद जैस अपने पिता से कहती है कि वह अब इस शहर को छोड़कर जाना चाहती है। रघु ही उसका जीने का आखिरी सहारा था और उसकी मौत के बाद इस शहर से उसे नफरत हो गई है। इसलिए वह अपना ट्रांसफर बकिंघम सिटी में करवा लेती है। जब वह घर से जाने की तैयारी कर रही होती है तो उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जैस उनकी बात नहीं मानती और बकिंघम सिटी के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही जैस बकिंघम सिटी पहुंचती है, उसे पता चलता है कि इस शहर में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा संकट है। यहाँ तक कि बच्चे भी ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं और इस वजह से माता पिता ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन से शहर में अशांति फैलने लगती है और पुलिस हालात को नियंत्रित करने में लगी रहती है। इसी बीच हम साइमन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने साथी हार्डी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। वहाँ हार्डी की नज़र एक लड़के पर पड़ती है, जो एक आदमी से छोटी पोटली लेकर जल्दी से चला जाता है। अब जैसे ही नसीम वहाँ से जाने लगता है, हार्डी की नज़र उस पर टिकी रहती है। ऐसा महसूस होता है कि हार्डी नसीम को पहले से जानता है। अगली सुबह जैस कमिश्नर मोहन से मिलने जाती है। मोहन उससे बताता है, मुझे तुम्हारे बेटे की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन तुम्हें अपने जज्बातों को काबू में रखकर अपने फर्ज को निभाना होगा। इसके बाद मोहन जैस को एक नया केस सौंपते हैं। प्रीत नाम के एक बच्चे का अपहरण हो गया है और उसे अपनी टीम के साथ मिलकर प्रीत को ढूंढना है। जैस अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वह केस अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी और परिवार को वैसा दर्द सहना पड़े जैसा उसने सहा है। जैस और उसकी टीम प्रीत के माता पिता से मिलती है। हार्डी प्रीत के पिता दिलजीत से पूछता है कि आखिर प्रीत कब से गायब है। दिलजीत बताता है कि उसने प्रीत को एक अनाथालय से गोद लिया था और प्रीत हमेशा की तरह स्कूल गया था, लेकिन स्कूल से वापस घर नहीं आया। फिर हम दिलजीत की पत्नी प्रीति को देखते हैं, जो दिलजीत की दूसरी पत्नी है। दिलजीत का दोस्त जोसेफ जैस को बताता है कि उसने एक दिन प्रीत को सिगरेट पीते हुए देख लिया था, जिसके बाद उसने प्रीत को गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया था। इसी बात पर प्रीत उससे नाराज हो गया था। सभी बयान लेने के बाद हार्डी अपने सहयोगी से कहता है, चूंकि प्रीत हाल ही में गायब हुआ है, हमें पूरे शहर में उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके बाद सभी अधिकारी प्रीत की तलाश में जुट जाते हैं। दूसरी ओर जैस और हार्डी प्रीत की स्कूल फ्रेंड रोजी से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से प्रीत काफी परेशान था और पिछले कुछ दिनों से पियानो क्लास भी नहीं आ रहा था। इसके बाद कुछ अधिकारी प्रीत के स्कूल बस ड्राइवर से पूछताछ करते हैं कि स्कूल के बाद प्रीत कहाँ उतरता था। ड्राइवर बताता है कि प्रीत स्कूल के बाद एडवर्ड गार्डन के पास उतरता था। अब स्कूल बस का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है, जिसमें जैस देखती है कि प्रीत एडवर्ड गार्डन के पास उतरता है। रात में सभी अधिकारी मिलकर प्रीत को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें प्रीत का कोई सुराग नहीं मिलता। सुबह होते ही हार्डी जैस से कहता है कि वह पूरी रात नहीं सोई है, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना चाहिए और वह यहाँ सब संभाल लेगा। जैस घर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसे प्रीत की चिंता सताती रहती है। उसके बाद अब भी अपने बेटे की खून की सनी टी शर्ट देखती है, जिसे देखकर उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। दूसरी तरफ हार्डी को एक कार में प्रीत की लाश मिलती है। वह तुरंत यह खबर दिलजीत और प्रीति को बताता है। अपने बेटे की लाश देखकर दिलजीत पूरी तरह से टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जैस भी प्रीत की मौत की खबर सुनकर बेहद दुखी हो जाती है। इसके बाद पुलिस प्रीत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हार्डी जैस से कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर प्रीत का असली कातिल कौन है और उसने उसे क्यों मारा। फिर जैस रोजी की मां के पास जाकर प्रीत की मौत की खबर देती है और रोजी से उसके पियानो टीचर का नाम पूछती है, लेकिन रोजी को अपने पियानो टीचर का नाम नहीं पता होता है। इधर हम देखते हैं कि दिलजीत अकेले में प्रीत के पियानो टीचर, जिसका नाम माया है, उससे फोन पे बात कर रहा होता है। दिलजीत और माया का एक लंबे समय से अफेयर चल रहा था। दिलजीत माया को प्रीत की मौत के बारे में बताता है, जिस पर माया कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये कितना बड़ा सदमा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तभी वहाँ प्रीति आ जाती है। उसे दिलजीत और माया के अफेयर के बारे में सब पता होता है और वह दिलजीत से कहती है
तुम कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। इस पर दिलजीत प्रीति पर गुस्सा हो जाता है। इतने में वहां जैस आ जाती है और वह दिलजीत और प्रीति की बातचीत से कुछ अनबन महसूस करती है। जैस दिलजीत से पूछती है कि क्या उसका कोई दुश्मन है। दिलजीत बताता है कि उसका एक बिजनेस पार्टनर वसीम ने उसे धोखा देकर सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और इसी कारण उनके बीच काफी झगड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर मोहन को बताया जाता है कि प्रीत की मौत पानी में डूबने से हुई है और उसकी बॉडी पर 2 अलग अलग डीएनए मिले हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। मोहन अपने टीम को उस कार मालिक का पता लगाने का निर्देश देता है जिसमें प्रीत की लाश पाई गई थी। जांच के दौरान ऑफिसर धीरज से मिलते हैं जो शहर में कारें बेचता है। धीरज बताता है कि यह कार नसीम नाम के एक व्यक्ति की है और सीसीटीवी फुटेज में भी नसीम को इस कार को चलाते हुए देखा गया है। अब सभी ऑफिसर नसीम के घर पहुंचते हैं। नसीम पुलिस को देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन हार्डी उसे पकड़ लेता है और फिर उसे हिरासत में ले लेता है। इसके बाद मोहन हार्डी को निर्देश देता है कि वह नसीम से पूछताछ करे। पूछताछ के दौरान हार्डी नसीम से पूछता है कि प्रीत की लाश उसकी कार में कैसे आई और क्या उसने प्रीत को मारा है। नसीम कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा और उसे प्रीत की मौत के बारे में भी कुछ नहीं पता है। हार्डी कहता है कि चूंकि प्रीत की लाश उसकी कार में मिली है, अब उसे उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। हार्डी के इस तरह के सवाल और बर्ताव से ऐसा लगता है कि उसका नसीम से कोई पुराना बैर है। इसके बाद जैस दिलजीत को जाकर बताती है कि उसके बेटे की लाश नसीम के कार में पाई गई थी। यह सुनकर दिलजीत कहता है कि नसीम वसीम का बेटा है, जरूर वसीम के कहने पर ही नसीम ने मेरे बेटे को मारा है। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि वसीम का परिवार इतनी हद तक गिर सकता है। अब पुलिस नसीम के दोस्त जेम्स को पुलिस स्टेशन बुलाती है क्योंकि उस दिन नसीम के साथ जेम्स भी मौजूद था। पूछताछ में जेम्स बताता है कि जब वह और नसीम पार्क में बैठे थे तब प्रीत वहां आया था। प्रीत को किसी ने ड्रग्स देकर उनके पास भेजा था। नसीम ने प्रीत से वह ड्रग्स ले लिए थे लेकिन उसे पैसे नहीं दिए थे। इस पर प्रीत ने गुस्से में कहा कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा। नसीम की गुस्से भरी प्रतिक्रिया के बाद उसने प्रीत को पानी में डुबाकर मार डाला। यह सुनकर मोहन कहते हैं तो असली कातिल नसीम ही है, इसलिए अब इस केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन जैस के मन में अभी भी कई सवाल थे। जैस मोहन से कहती है मुझे नहीं लगता कि नसीम असली कातिल है। अगर उसने प्रीत को मारा होता तो वह उसकी लाश अपनी कार में क्यों छोड़ता, साथ ही प्रीत का बैग भी उस जगह से गायब था। हार्डी जैस की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है तुम बस केस को उलझाने की कोशिश कर रही हो। एक बच्चे की जान जाने के बाद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम अपने बेटे को कहाँ बचा पाई थी। हार्डी की यह बात सुनकर जैस का गुस्सा बढ़ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। यह देखकर मोहन भड़क उठता है और जैस को केस से बाहर कर देता है। साथ ही वह उसे चेतावनी देता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। रात में जैस प्रीत के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह हार्डी अपनी बीमार बहन से मिलता है और कहता है मैंने नसीम को उसकी सजा दिलवा दी है, कुछ ही दिनों में उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। यहाँ से यह भी संकेत मिलता है कि हार्डी की नसीम से कोई पुरानी दुश्मनी है जिसका खुलासा आगे होगा। उधर दिलजीत अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा होता है, तभी वसीम अपने परिवार के साथ वहां आता है। वसीम दिलजीत से कहता है मेरा बेटा निर्दोष है, उसे कोई जानबूझकर फंसा रहा है। दिलजीत गुस्से में कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, और वहां से चला जाता है। जैस ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी शेरन नाम की एक ऑफिसर उससे कहती है हम काफी दिनों से बाहर नहीं गए हैं, क्यों ना हम आज रात पब चलें। जैस शेरन के साथ पब में जाती है जहां दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जैस के डैड उससे मिलने आते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी अतीत को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत करे। वे उसे शादी के बारे में सोचने के लिए भी कहते हैं। इस पर जैस कहती है मैं अब अपनी जिंदगी को फिर से खराब नहीं करना चाहती, पहले ही मैंने काफी कुछ सहा है। यहाँ पता चलता है कि जैस और उसके पति के बीच कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं था और इसी कारण उसने अपने पति को छोड़ दिया था। उसके डैड उसे समझाते हैं मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा, मैं बस चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, और फिर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जैस प्रीत के केस की छानबीन करते हुए सोचने लगती है कि प्रीत को ड्रग्स आखिर किसने दिया होगा। तभी शेरन उसे बताती है कि जोसेफ पहले ड्रग्स बेचने का काम करता था। यह सुनकर जैस को संदेह होता है कि शायद जोसेफ ने ही प्रीत को ड्रग्स दिए होंगे। इसके बाद जैस अगले दिन जोसेफ से मिलने का फैसला करती है। जैस जेम्स के घर जाकर उससे पूछती है तुमने मुझे झूठ क्यों कहा कि नसीम ने प्रीत को मारा है, असली कातिल कौन है। जेम्स घबराता है और कहता है मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे नसीम ने बताया था। उस रात हम दोनों नशे में थे और प्रीत की लाश को देखकर डर गए थे। हमें लगा कि पुलिस हमें दोषी ठहरा देगी, इसलिए मैंने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जैस इस खुलासे के बाद और गहराई में सोचने लगती है कि आखिर किसने प्रीत को मारा। वह समझती है कि नसीम शायद निर्दोष है और प्रीत की हत्या के पीछे किसी और का हाथ है। इस बीच जैस को दिलजीत पर शक बढ़ता है, खासकर तब जब उसे पता चलता है कि दिलजीत ने
प्रीत के नाम पर लाखों का लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था। जैस को संदेह होता है कि कहीं दिलजीत ने पैसे के लालच में अपने ही बेटे की हत्या की योजना तो नहीं बनाई। जैस इस मामले को फिर से खंगालने का फैसला करती है। वह मोहन के पास जाकर कहती है कि उसके पास इस केस में नई जानकारी है और प्रीत की मौत का सच अभी तक सामने नहीं आया है। मोहन कुछ संदेह के साथ उसे केस की छानबीन जारी रखने की अनुमति दे देता है। अब जैस इस केस के हर छोटे बड़े सुराग को ध्यान से देखती है। वह माया और दिलजीत के अफेयर, लाइफ इंश्योरेंस और स्वामी की हरकतों को जोड़कर एक थ्योरी बनाने की कोशिश करती है। उसके सामने कई सवाल उभरते हैं। क्या दिलजीत ने सच में प्रीत को पैसे के लिए मरवाया या प्रीत किसी और साजिश का शिकार हुआ है? जैस अब इस केस के हर पहलू की बारीकी से जांच करने के लिए तैयार होती है ताकि वह सच को उजागर कर सके और प्रीत के असली कातिल को सजा दिला सके। जैस को जब स्वामी के घर में प्रीत का बैग मिलता है तो पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। स्वामी ही दूसरा व्यक्ति था जिसके डीएनए प्रीत की लाश पर मिले थे। जैस समझ जाती है कि असली कातिल स्वामी ही था जिसने प्रीत के बैग और अन्य सबूतों को छिपा दिया था ताकि किसी को उस पर शक न हो। जैस अब मोहन को सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि स्वामी ने ही प्रीत को मारा था और उसने नसीम को फंसाने के लिए सबूत भी छिपाए थे। हार्डी जो नसीम से पुरानी दुश्मनी रखता था, उसने इस साजिश का फायदा उठाया और नसीम पर शक गहरा कर दिया। मोहन भी अब यह समझ जाते हैं कि पूरे मामले के पीछे कई छिपे हुए सच हैं। इस खुलासे के बाद नसीम को निर्दोष साबित कर उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। नसीम के माता पिता जैस का धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि वे अब अपने बेटे को अच्छे से ध्यान से रखेंगे और उसे किसी गलत राह पर नहीं जाने देंगे। वहीं दिलजीत अपने किए पर पछताता है कि उसने अपने गुस्से में स्वामी की जान ले ली। वह पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। जैस अब अपने इस मिशन में सफल महसूस करती है क्योंकि उसने असली कातिल को बेनकाब किया और एक निर्दोष व्यक्ति को बचाया। इस तरह से प्रीत का केस का अंत होता है और जैस अपने काम में जीत हासिल करती है। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। जैस ने अपनी सूझबूझ और साहस से इस उलझे हुए मामले को सुलझाया और असली गुनाहगारों को बेनकाब किया। आखिरकार उसने खुद को और दूसरों को सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकेत दिया। वहीं दिलजीत को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जैस अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और प्रीत के फ्यूनरल से लौटने के बाद अपने बेटे की टी शर्ट जलाकर अपने पुराने दर्द और गम को अलविदा कह देती है। इस दृश्य के साथ ही मूवी का अंत होता है जहां जैस एक नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी? क्या आपने इससे कुछ खास सीखा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी मजेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।